जेठानी का बेटा। कहने को तो सुषमा और आंचल की देवरानी जेठानी की जोड़ी पूरे मोहल्ले में फेमस थी। सब लोग उन दोनों के आपस के प्रेम की तारीफ किया करते थे। सुषमा और आंचल काफी सालों से एक ही घर में रहा करती थी। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि वो जेठानी और देवरानी है। ऐसा लगता था जैसे सगी बहनें हैं। सुषमा का पति दीपेश और आंचल का पति मंगल दोनों सगे भाई थे और दोनों का बिजनेस भी एक साथ ही था। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे परिवार में बहुत ही प्रेम था। सुषमा और दीपेश का एक बेटा था जिसका नाम था अविनाश, और अविनाश की अब एक बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आंचल और मंगल का एक बेटा विकास और एक बेटी नैना थे। विकास बड़ा और नैना छोटी थी। अविनाश और विकास की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था और घर में दोनों की शादी की बात चल रही थी। अरे भाभी, मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हूँ। कल को घर में बहू आ जाएगी तो मेरा क्या होगा? क्या सुषमा, कैसी बातें करती है? अरे बहू आ जाएगी तो तेरे काम करने में मदद करेगी। रहने दो भाभी, मैंने तो देखा है सास बनने के बाद औरतों की कदर नहीं रहती। घर में सारा दिन सास बहू की चिक 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 चलती रहती है। अरे तो कौन सा दुनिया में तू पहली बार सास बनने वाली है? ये तो सारी औरतों के साथ होता है। ठीक कह रही है आप। अविनाश की शादी के बाद विकास की शादी का ही तो नंबर है। दोनों में कुछ महीने का ही तो फर्क है। हाँ सुषमा, लड़की तो मैं भी देख रही हूँ विकास के लिए, लेकिन तू जानती है ना अभी उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। भगवान जाने अच्छी लड़की मिलेगी भी या नहीं। अरे क्यों चिंता करती हैं आप? एक बार अविनाश की शादी हो जाने दे, उसके बाद विकास के लिए मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगी। तेरी बात तो सही है सुषमा, लेकिन मुझे ना डर लगता है कहीं अच्छी नौकरी के चक्कर में विकास की उम्र ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद अविनाश की शादी सौम्या नाम की एक लड़की के साथ तय हो जाती है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए सुषमा और दीपेश दोनों ही आंचल और मंगल के पास जाते हैं। अरे मुबारक हो भाई साहब, अविनाश की शादी तय हो गई है। बहुत अच्छी खबर है ये तो। अब बस जल्दी से विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे मिल जाएगी, आप क्यों चिंता करती हैं? बस एक बार अविनाश और सौम्या की शादी हो जाए, उसके बाद विकास की शादी का नंबर लगाते हैं। सही कहते हैं आप देवर जी। फिर नैना भी तो आ रही है ना शादी के लिए। अब बेटी भी बड़ी हो रही है, उसे भी घर में बिठा कर तो नहीं रख सकता। लेकिन उससे पहले विकास की शादी होना जरूरी है। नैना उससे 3 साल छोटी है। पहले घर में बहू आ जाए, फिर बेटी को विदा करेंगे। देखते ही देखते अविनाश और सौम्या की शादी हो जाती है और सौम्या शादी होकर घर में आ जाती है। लेकिन सौम्या के आने के बाद सुषमा के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आने लगते हैं। अरे सुषमा, अब तो अविनाश की शादी को 2-3 महीने बीत चुके हैं। विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना। आप तो जानती है ना बहू के आने के बाद मैं कितना बिजी हो गई हूँ। अभी तो शादी का काम भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुआ और आप ना अपनी बात लेकर आ गई। क्या हुआ ताई जी, आप किस बात से परेशान हैं? सौम्या, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी और मेरी जेठानी के बीच की बात है। लेकिन मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ ना मम्मी जी। ताई जी से बस इतना ही तो जानना चाहती हूँ कि वो परेशान क्यों लग रही हैं। बहु बात यह है कि विकास की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ। तभी वहाँ पर अविनाश आ जाता है। अरे ताई जी, आप चिंता क्यों करती हैं? विकास भैया मेरे बड़े भाई हैं, देखना उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। अरे तू पहले अपनी नई शादी को तो संभाल, विकास की जिम्मेदारी बाद में लेना। और तुझे पता है ना विकास की कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। इतने कम पैसों में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा। अरे सुषमा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अभी विकास के पास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर तो लग ही जाएगी ना। तो लड़की भी आगे चलकर मिल ही जाएगी ना। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है भाभी आपको? जल्दबाजी कैसे ना हो? पीछे पीछे नैना भी तो आ रही है, मुझे उसकी भी तो शादी करनी है। वैसे ताई जी आपकी बात तो ठीक है, शादी ना सही वक्त पर हो जानी चाहिए। सही वक्त पर तो तब होती है ना बेटा, जब तेरी तरह सही वक्त पर अच्छी नौकरी मिल जाए। तभी तो सौम्या जैसी लड़की मिलती है ना। सुषमा की बात सुनकर आंचल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है।
लेकिन सौम्या को अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक दिन मंगल दीपेश से मिलने के लिए उसके पास आता है। दीपेश, अगर तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो विकास की अच्छी नौकरी लगवा दे। मैं तो कहता हूँ अविनाश से ही बात कर ले। भाई साहब, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं आज ही अविनाश से बात कर लेता हूँ। अरे आज वो सौम्या के साथ कहीं बाहर खाना खाने गया है। बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह अविनाश से बात कर लूँगा। वैसे जी बुरा मत मानना, अब विकास दिखने में भी ना अविनाश से थोड़ा कम ही अच्छा दिखता है। ऊपर से अच्छी नौकरी भी नहीं, और आप लोग सपना देख रहे हैं कि आपको सौम्या जैसी बहू मिल जाए। ये सब इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं सुषमा, हम किसी से कोई तुलना नहीं करना चाहते। हम तो बस विकास की सही समय पर शादी कराना चाहते हैं। अब जिसकी जैसी किस्मत वैसा ही होता है ना। विकास की किस्मत में अच्छी लड़की नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। अब अविनाश की किस्मत में तो अच्छी नौकरी भी थी और अच्छी लड़की भी। और इस तरह से सुषमा अपनी बातों से मंगल का दिल दुखी कर देती है। मंगल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही थी? जानती भी हो भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूं? मेरी बहू इतने पैसे वाले घर की है, पढ़ी लिखी है, दिखने में सुंदर है और अपने मायके से भर भर के सामान लाती है। इस बात की जलन होती है आंचल भाभी को, इसीलिए तो बार बार सौम्या जैसी बहू लाने के सपने देख रही हैं। बेटा अगर अविनाश जैसा पैदा करती तो आती ना सौम्या जैसी बहू। तुम्हें तो कुछ भी समझाना बेकार है, लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, तुम्हें इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ वक्त और बीत जाता है, लेकिन विकास के रिश्ते की कहीं कोई बात नहीं चलती। इस बात से विकास परेशान हो जाता है और एक दिन आंचल और मंगल के पास आता है। मम्मी पापा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या बात है भैया, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या था विकास का डिसीजन? परेशान तो मैं हूं नैना, इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि इस घर में सब लोग मुझे अविनाश के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि एक दिन तेरे साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देख बेटा, तुझे किसी की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता हूँ। लेकिन भैया, आप चले जाएंगी तो हम लोगों का मन कैसे लगेगा? विकास, तुम दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हो, वो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। कैसी बात कर रहे हैं? एक तो वैसे ही उसकी शादी नहीं हो पा रही, दूसरे शहर में चला जाएगा तो रिश्ता कैसे मिलेगा? हमेशा रिश्ता मिलना और शादी होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी बात नहीं होती। अगर मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर रहना चाहता है तो ठीक है, और रही बात शादी की, तो जब उसकी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। हाँ मम्मी, वैसे पापा की बात ना बिल्कुल ठीक है। अगर भैया यहाँ पर रहेंगी तो हमेशा कोई ना कोई उन्हें कुछ न कुछ कहता रहेगा। ठीक है बेटा, अगर तू दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख, जिस दिन मुझे तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला ना, मैं तुझे वापस यहीं बुला लूंगी। मैं वादा करता हूँ मम्मी, जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे मैं वापस चलाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए जाने दीजिए ताकि मैं इस माहौल से दूर रह सकूं। और इस तरह से विकास जॉब करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं, लेकिन विकास की शादी नहीं हो पाती। इधर सौम्या के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगता है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे सौम्या, कितने दिन से देख रही हूँ, तुम सुबह के 10 बजे सोकर उठती हो। पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, कुछ तो काम कर लिया करो। मम्मी जी, आप जानती है ना मैं किस तरह के घर से आई हूँ। मेरे घर में 4 नौकर लगे हुए थे, वहां पर भी मैंने कभी काम नहीं किया। और अभी मेरी शादी को कितना सा टाइम हुआ है, आप मुझसे सारा काम करवाना चाहती हैं? ये तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रही हो सौम्या? तो और किस तरह से बात करूं? मुझे काम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो घर का काम कौन करेगा? घर के काम के लिए नौकरानी भी तो आ सकती है ना। मैं इस घर के काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, शादी करके आई हूँ, समझे? और इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। मम्मी, सौम्या की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं इसे इन दिनों क्या हो गया है। देख बेटा, अब मुझसे ना घर का सारा काम होता नहीं, बस इसलिए मैंने सौम्या से काम करने को कहा था, लेकिन उसने मुझे ऐसा जवाब दिया
और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे इसी तरह से बात करती है। ठीक है मम्मी, मैं सौम्या को समझाने की कोशिश करूंगा। उधर दीपेश और मंगल दुकान पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। विकास को दूसरे शहर में गए हुए बहुत दिन हो गए, आपने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? क्या करूं दीपेश, उसकी इच्छा थी दूसरे शहर में नौकरी करने जाने की, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ खबर है वो कब आने वाला है? हाँ, कल शाम को ही फोन आया था, आज दोपहर की ट्रेन से आ रहा है। कह रहा था कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। शाम के वक्त जब दीपेश और मंगल घर पर पहुंचते हैं तो विकास को वहां पर देखते हैं। और विकास भैया, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? भाई, आप कितने दिनों बाद आए, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या विकास भैया, किसी और से ना सही लेकिन अपनी भाभी से मिलने तो आना चाहिए था आपको। एक मिनट, विकास आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता है। कैसी खुशखबरी? आसमान की परी मिल गई क्या विकास को? नहीं चाची जी, आसमान की परी तो नहीं मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पैकेज पर जॉब लगी है मेरी। और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता भी आया है। उसका नाम है रिया, और कुछ ही दिनों बाद रिया इस घर की बहू बनकर आएगी। तो कहती थी ना सुषमा कि मेरे विकास को कभी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। अब देखना, मेरे घर में भी एक अच्छी बहू आएगी। पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त के साथ सबके रंग देखने को मिल जाते हैं। मम्मी जी, आप सबके सामने मुझे ताना मार रही हैं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा बहू, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर तो यही लगता है कि बेकार में ही तुम्हारी तारीफ के चक्कर में मैंने अपनी देवरानी से झगड़ा किया। ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है और कुछ दिनों के बाद रिया उस घर में शादी होकर आ जाती है। रिया का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था, वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। विकास भी अपनी नौकरी अब वापस उसी शहर में ले लेता है। चाची जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप मेरे साथ चलिए ना, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, तो कितने प्यार से मुझसे बात कर रही है, लेकिन मेरी बहू सौम्या तो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुषमा, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन तूने भी सौम्या के आने के बाद मुझे कम खरी खोटी नहीं सुनाई। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ भाभी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची जी, रिया को देखकर आपको इस बात पर भरोसा हो गया होगा कि जिन लड़कों की नौकरी अच्छी नहीं होती उन्हें भी अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं। अरे बेटा, अब तो तेरी नौकरी बहुत अच्छी है और तेरी बहू भी बहुत अच्छी है। सब भगवान की मर्जी है। मुझे तो लगता था कि मेरे विकास को जिंदगी में कभी कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते भाई साहब, विकास बहुत अच्छा लड़का है, इसकी वजह से इसे सब कुछ अच्छा मिला। अब हमारे घर में भी सब कुछ ठीक ही है। हाँ पापा, बस सौम्या का बिहेवियर थोड़ा ठीक हो जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। तभी वहां पर सौम्या आती है। उसे देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, जो कहना है सामने क्यों नहीं कहते? बहू, अपने बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं तुम में। मम्मी जी, मुझे तो सबसे बात करने की तमीज है, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं इस घर में शादी होकर आई तो आपने ताई जी और ताऊ जी से किस तरह बात की? विकास भैया का कितना मजाक बनाया, क्या कुछ नहीं कहा उनके लिए? ये तुम क्या कह रही हो सौम्या? एक मिनट अविनाश, मैं इतने दिन से मम्मी जी के साथ अच्छा बिहेवियर इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो विकास भैया के साथ गलत व्यवहार करती थी। मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहती थी कि एक पैसे वाले घर की बहू अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है सुषमा, तेरा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया मम्मी जी को ये बताने के लिए कि हर इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त आता है, जैसे विकास भैया की जिंदगी में अब आया और उन्हें रिया जैसी पत्नी और अच्छी नौकरी मिली। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी, आपकी वजह से आज फिर से हम सब एक साथ हो गए। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर को 47 साल पूरे हुए। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। मुझे पता चला हेलो ऐप से। देखिए, ये है हेलो ऐप। जैसे ही हेलो ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आपको ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलता है, जिसमें आपकी सभी ट्रेंडिंग न्यूज़, वीडियोस, आर्टिकल मिलेंगे, जिससे आप डे टू डे इंफॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हैं। तो खुद को अपडेट करने के लिए अभी डाउनलोड करें हेलो ऐप।
सुषमा की 2 बहुएं थी, पल्लवी और चेतना। एक दिन पल्लवी टीवी देख रही थी, तभी उसकी देवरानी चेतना वहां आ जाती है। दीदी, मेरा ना वो सीरियल का टाइम हो गया है। बाद में देख लेना अपना सीरियल। अभी ना ये बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है और एंडी चल रहा है उसका। तू जा अभी यहाँ से। दीदी प्लीज लगा दो ना, आज पार्वती का असली पति कौन है ये दिखाने वाले हैं, लगा दो ना प्लीज दीदी। अरे कहा ना नहीं लगा सकती, फिल्म चल रही है मेरी। तू जा ना अभी यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊं, आप मुझे ये रिमोट दे दो। नहीं, रिमोट पहले मैंने लिया था, तो अभी तो फिल्म ही चलेगी टीवी पर। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। चेतना रिमोट लेकर चैनल बदल देती है। ओह, अच्छा हुआ अभी तक पार्वती के पति की एंट्री नहीं हुई। पल्लवी इतने में रिमोट लेकर फिल्म लगा देती है। मम्मी जी देखिए ना, जिठानी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही है। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? बारी बारी से टीवी देख लो ना। बारी बारी से कैसे देख लूं मम्मी जी, मेरा तो सीरियल ही निकल जाएगा ना। और मेरे फिल्म का एंड भी तो रह जाएगा ना। ओफो, तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। हमेशा किसी न किसी बात पर बस लड़ती ही रहती हो। जाओ जाकर रात का खाना बनाओ, जाओ। अगले दिन पल्लवी रसोई से अपना काम खत्म करके जा रही होती है, तभी उसकी सास उसे रोकती है। अरे बहू, कहाँ भागे जा रही हो? ये ले सामान की लिस्ट, जाकर बाजार से ये सामान ले आ। मम्मी जी थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, अभी मेरा सीरियल आने वाला है। तभी चेतना केबल का तार निकाल देती है। यहाँ पल्लवी ठीक करने में लगी होती है। ओफो, ये टीवी को क्या हो गया? मेरा तो सारा सीरियल ही निकल जाएगा। पल्लवी से टीवी ठीक नहीं हो पाता और वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी चेतना वहां आकर हंसने लगती है। क्यों दीदी, क्या हुआ? अपना मनपसंद टीवी सीरियल देखने को नहीं मिल पाया क्या? तुझे कैसे पता? तूने कुछ किया है क्या टीवी में? ज्यादा कुछ नहीं, बस डिश टीवी का तार निकाल दिया था। तेरी इतनी हिम्मत! आपने भी तो मुझे मेरा सीरियल नहीं देखने दिया था, तो मैंने भी आपको सीरियल नहीं देखने दिया, हिसाब बराबर। देख, ये तूने बहुत गलत किया है चेतना। अब मैं दिखाती हूँ कि तू कैसे टीवी देखती है। दोनों आपस में खूब बहस करते अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को दोनों के पति घर पर आते हैं। सुनिए जी, मुझे मेरे कमरे के लिए नया टीवी चाहिए। क्या नया टीवी? लेकिन क्यों? हमारे पास तो टीवी है ना। नहीं, मुझे चाहिए। दीदी मुझे टीवी ही नहीं देखने देती। अरे तो मैं नया टीवी नहीं ला सकता, अभी पिछले महीने बहुत खर्चा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। टीवी तो मुझे चाहिए ही, और वो भी कल के कल। सुनील और ब्रजेश अपनी अपनी पत्नियों की ऐसी फरमाइश से परेशान हो जाते हैं। भैया, क्या भाभी ने भी आपसे? हाँ, टीवी चाहिए, अब वो भी अपने कमरे में। ये तो गलत है ना, आज टीवी मांग रही है, कल इस घर से ही अलग होने को कहेंगी। हाँ, मुझे तो लगता है कि इनकी ये फरमाइश पूरी नहीं करनी चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा भैया। वो दोनों अपनी माँ से सलाह लेने जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। तो उन्हें अपने कमरे के लिए टीवी चाहिए। दिन भर तो ये लड़ती ही रहती है। एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, कल जब ये लोग तुमसे चलने को कहे ना, तो तुम। सुषमा अपने बेटों को क्या कहना है ये बताती है। अगले दिन पल्लवी और चेतना अपना पर्सनल टीवी आने की वजह से बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहां उनकी सास आ जाती है। अरे, आज तो तुम दोनों बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस आज ना ये मेरे लिए नया टीवी लाने वाले हैं। क्या आप लोग भी टीवी खरीद रहे हो? मतलब तुम भी? चलो अच्छा है, तो हॉल वाला टीवी मैं अपने कमरे में रखवा लेती हूँ। बहू जरा मेरी मदद तो करो। पल्लवी और चेतना टीवी सास के कमरे में रख देती हैं। बहू, इसमें ना धार्मिक चैनल लगा दे, भजन ही सुनूंगी। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। रात में दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं
और अपने अपने पति का इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो एलईडी टीवी लूंगी। अरे एलईडी तो अब पुराना हो गया है दीदी। मैं तो एलईडी अल्ट्रा एचडी टीवी लूंगी, वो भी 55 इंच का। कितना अच्छा लगेगा मेरे कमरे में। वाह 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 वाह। इससे तो महंगा वाला टीवी ही लेना है मुझे। बड़ी आई अल्ट्रा एचडी एलईडी लेने वाली। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं। अरे आ गए आप, चलिए चलिए टीवी लेने चलते हैं। टीवी? कौन सा टीवी? क्या हुआ भाभी, टीवी नहीं आ रहा क्या? चलिए जी, हम दोनों चलते हैं। हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं चेतना। पर क्यों? क्योंकि माँ ने मना किया है कि इस घर में कोई भी अपने कमरे के लिए टीवी नहीं लाएगा। अगर फिर भी तुम दोनों को टीवी चाहिए तो माँ से बात कर लो। सुनील और ब्रिजेश अपने कमरे में चले जाते हैं और पल्लवी और चेतना भजन की आवाज सुनती हैं और सोचती हैं कि हॉल में जो टीवी था अब तो वो भी उनकी सास के कमरे में चला गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। बड़बड़ाती जिठानी। सिम्मी की शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है जहां उसके पति राकेश के चाचा चाची भी साथ रहते थे। उनकी बहू मेघा सिम्मी की जिठानी लगती थी। अरे मेघा, राकेश आ गया है, उसका खाना लगा दे बेटा। हाँ माँ, बस वो चेंज कर ले, मैं खाना लगा दूंगी। सबके कमरे में जाने के बाद सिम्मी और राकेश साथ खाना खाते हैं, जिसे देखकर मेघा को जलन होने लगती है। अरे सिम्मी, हमारे घर में पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें राकेश ने बताया नहीं क्या? सिम्मी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है कि मेघा सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची जी, राकेश भैया तो सीधे हैं, कछु नहीं बोलते, कछु नहीं समझते, लेकिन आप तो सयानी है ना। अब देखिए, साथ बैठकर खाती है भैया के। कुछ झूठा मीठा उसका भैया के पेट में चला जाए तो सिम्मी को तो पाप लगेगा ना, पाप। सिम्मी मेघा की बात सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, सिम्मी, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो साथ चलो। मेघा राकेश की बात सुनती है और सीधे सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, अरे चाची। अरे मेघा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसा ठीक है? राकेश भैया मुंबई जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे सिम्मी, पता चला है कि राकेश मुंबई जा रहा है। ना बेटा ना, वो नहीं जा सकता। अरे माँ, उन्हें ऑफिस के काम से जाना था, लेकिन आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके में शादी है तो वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। सिम्मी समझ जाती है कि मेघा ने सास के कान भरे हैं। वो सास से कहती है, माँ जी, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं। आप तो जानती हैं कि शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ घुमाओ। सास वहां से चली जाती है। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी मेघा आ जाती है। अरे गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? सिम्मी को मेघा पर नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैं और राकेश हनीमून के लिए मसूरी जा रहे हैं ना। का हनीमून? हाँ हाँ, हनीमून। क्यों? हनीमून के लिए तो पति पत्नी ही जाते हैं ना, तो मैं और राकेश जा रहे हैं। मेघा भागकर सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में तुम लोगों जितना सीधा परिवार तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और सुरेश तो कभी अकेले नहीं गए। हाँ भाई, हम तो परिवार में ही अच्छे, बड़ों के बीच।
ऊपर से खर्चे है भगवान। अरे चाची, पहाड़ी इलाका है, कुछ हो गया तो। सास सीधे सिम्मी को बुलाती है, लेकिन सिम्मी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। बस मेघा दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे तो अपने घर में रखिए ना सारे कायदे कानून। आपकी सास खुद खाना बनाती है क्योंकि आप यहाँ आकर मेरी सास के कान भरती हैं। आपका पति हमेशा खुद खाना लेकर खाते हैं क्योंकि आप मेरे घर में ये देखने के लिए बैठी रहती हैं कि मैंने और राकेश ने साथ खाना खाया तो खाया कैसे। मेघा दीदी, आप अपने घर और घर वालों का ख्याल रखिए। मेरे घर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने सास और पति को संभाल लूंगी। मेघा चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राकेश वहां आ जाता है। सिम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था। हाँ राकेश, तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आकर इसे खराब करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। सास सिम्मी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। सिम्मी और राकेश घूमने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दरवाजे में मेघा और उसके पति खड़े होते हैं, वो भी सामान लेकर। अब छोटे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं तो हम काहे नहीं। अरे भाभी, तो आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घर में ताक झाक करके बिताने से अच्छा हो मौज करके ही बिताओ। एक दिन शिवानी और प्रज्ञा रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी प्रज्ञा को रसोई में एक चूहा दिखता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, दीदी वो देखो चूहा। वो डर के स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे चूहा ही तो है, तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। कितनी डरपोक है तू भी ना प्रज्ञा। अब ज्यादा हंसो मत दीदी, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। लगता होगा, पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो बहुत बहादुर हूं, पर तू हद कर दी भाई, एक चूहे से डर गई है। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। प्रज्ञा एकदम से उछल पड़ती है। दीदी, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है। अरे मेरी देवरानी इतनी बड़ी डरपोक है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे चौंकाओगे तो कोई भी डरेगा ना। अरे नाना, कोई बहाना अब काम नहीं आएगा। आज से ना तुम्हारा नाम है डरपोक प्रज्ञा। शिवानी प्रज्ञा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। प्रज्ञा शिवानी की मजाक उड़ाने की आदत से परेशान हो जाती है। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है, इनकी शिकायत तो मम्मी जी से करनी ही पड़ेगी मुझे। प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जिठानी उसके डर का मजाक उड़ाती है। ओहो, तो बड़ी बहू को बड़ा घमंड है अपनी बहादुरी पर। कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है छोटी बहू, एक काम कर तू। प्रज्ञा की सास उसे अपनी जिठानी को डराने का प्लान बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, क्या बात है। आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बचपन में काफी शरारती रही होंगी मम्मी जी। अब आएगा मजा मेरी बहादुर जिठानी जी को। प्रज्ञा अपनी जिठानी को डराने का एक प्लान बनाती है। रात में वो शिवानी के पास जाती है और कहती है, दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मेरी डरपोक देवरानी? दीदी, मैं छत पर गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई वहां देख रहा था, जैसे कोई साया। अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा। नहीं नहीं दीदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी एक साड़ी सूख रही थी, वही लानी है। प्लीज आप चलिए ना ऊपर मेरे साथ।
ओफो, चल। प्रज्ञा शिवानी को बहाने से छत पर ले जाती है और वो उसके पीछे चल रही होती है। ले आ गए हम छत पर। कहाँ है भूत? दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रज्ञा चुपके से सीढ़ियों पर छुप जाती है और शिवानी छत पर अकेली रह जाती है। अरे प्रज्ञा, कहाँ चली गई? प्रज्ञा एकदम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देती है। अब शिवानी को डर लगने लगता है। मैं नीचे चली जाती हूँ। लगता है प्रज्ञा भी नीचे ही चली गई है। तभी उसके सामने एक खुले बाल सफेद साड़ी में औरत खड़ी होती है। शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। चुड़ैल की हंसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल की हंसी उसकी सास की हंसी में बदल जाती है। मम्मी जी, ये तो मम्मी जी की आवाज है। शिवानी आंख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ैल का मेकअप करके खड़ी होती है और प्रज्ञा और उसकी सास जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्यों मेरी बहादुर जेठानी जी, आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। और सासू माँ, आप भी इसके साथ मिलकर। और नहीं तो क्या बहू, तुम अब मेरी छोटी बहू का ऐसे मजाक बनाओगी तो मुझे तो चुड़ैल बनना ही पड़ेगा ना। प्रज्ञा और उसकी सास और जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवानी गुस्से में नीचे चली जाती है।